हाँ जी, बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट और फिर उसका जो फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या आता है, पर्टिकुलर्स आता है यहाँ पे। यहाँ आएगा नोट नंबर और यहाँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का अमाउंट और ये हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर पहले लायबिलिटीज आती हैं और नीचे फिर क्या आती हैं, अपनी एसेट्स आती हैं और दोनों का टोटल इक्वल आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। तो अब आपने ना याद रखना है कि ना आपकी जो लायबिलिटी वाली साइड है उसमें आती हैं 4 चीज़ें, जो वैसे जो मोटी-मोटी हैं, अभी जो उनके हेड हैं वो 4 आती हैं, फिर भी बल्कि आपको 4 नहीं 3 ही करनी है, क्योंकि एक चीज़ ऐसी है जिसको हम अभी छोड़ सकते हैं। तो 3 आती हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में और 2 आती हैं एसेट्स में। उसके अंदर और पार्ट्स आते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अभी हम जो वैसे याद रखेंगे 3 यहाँ आएँगी और 2 यहाँ, मतलब 3 लायबिलिटीज में और 2 आपकी एसेट साइड में। हाँ, उसके अंदर अभी और बहुत सारे सब पार्ट आएँगे, उसको हम बाद में सीखेंगे। पहले आप ये समझ लो कि हमको लायबिलिटी में 3 हेड होते हैं और एसेट्स में 2 हेड होते हैं। तो पहले लायबिलिटी कर रहा हूँ, तो उसमें हम सबसे पहले 3 हेड जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ मैं लिखूँगा लायबिलिटी साइड को कैसे शो करते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज और इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज तो आपको पता है क्या होता है। इक्विटी मतलब होता है कैपिटल। तो आपको पता है, जो आपने बैलेंस शीट सीखी थी 11th क्लास में, उसमें लेफ्ट साइड में क्या आता था, लायबिलिटी और कैपिटल भी वहाँ आती थी और राइट साइड में क्या आता था, एसेट आती थी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब हो गया कैपिटल और लायबिलिटी। तो कैपिटल और लायबिलिटी एक तरफ आती है और एसेट नीचे एक तरफ आती है। तो अब हम जो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखते हैं ना, जो 3 हेड बताए थे, उसमें जो सबसे पहला हेड है उसका नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर कौन होते हैं, पहले तो ये जानना है हमें। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनका फर्म में कंपनी में पैसा लगा होता है, मतलब मालिक। शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, उसका यहाँ पर ब्यौरा आता है, उसकी यहाँ पे डिटेल्स आती हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड में ना आपकी 2 चीज़ें आती हैं। शेयर होल्डर फंड्स में 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है? पहला हेड लिख रहा हूँ, ऐसे कितने हेड आएँगे, 1 आया, 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहला जो हेड है वो शेयर होल्डर्स फंड है। इसमें क्या आता है, हम सब जितने भी हेड है ना, 3 इसमें 2 इसमें, उन हेड को समझते हुए चलेंगे कि भाई उसके अंदर ये आइटम क्यों आ रही है, उससे हमें याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बोला शेयर होल्डर्स फंड, इसमें क्या आता है, जो शेयर होल्डर्स, जो ओनर्स हैं, उनका जो पैसा बिज़नेस में या कंपनी में लगा हुआ है, या जो उनका प्रॉफ़िट भी किसका होगा ज़रा बताओ? कंपनी ने प्रॉफ़िट कमाया वो भी किसका होगा? शेयर होल्डर्स का ही होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ आएँगी। अब मैं लिख रहा हूँ, जो 2 चीज़ें यहाँ आती हैं, वो आप जानते हो 2 चीज़ें क्या आती हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। शेयर कैपिटल, ये हम पढ़ चुके हैं शेयर कैपिटल चैप्टर में, कि शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, एक तो शेयर कैपिटल आती है और दूसरा, ये तो वो है जो उनका पैसा लगा हुआ कैपिटल, और दूसरा जो प्रॉफ़िट आया है, तो उस प्रॉफ़िट को क्या नाम लेते हैं हम? रिज़र्व्स एंड सरप्लस। जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट आएगा, या कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या कोई और भी टाइप के जनरल रिजर्व, वो सब किसमें आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट किसका है, ओनर्स का, और ओनर को क्या कहते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स का ये आता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, आपकी बुक में एक आधे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, बट वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद करो कि शेयर होल्डर्स फंड में 2 आ गए, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पहला आपका पार्ट खत्म, पहला हेड खत्म। अब सिर्फ 4 हेड बचे हैं हमारे, 5 में से 1 हेड हो गया है। अब दूसरे हेड पर आते हैं। दूसरे हेड का नाम क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो ये दूसरा हेड आ गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब ये नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं?
और पहली बात तो इसमें कितने पार्ट होंगे, जैसे शेयर होल्डर्स फंड में 2 पार्ट हैं, ऐसे नॉन करंट लायबिलिटी में 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट अभी यहाँ लिखूँगा, वो आपको याद करने हैं, ठीक है ना? तो श नॉन करंट लायबिलिटी पहले होती क्या है, ये समझते हैं और फिर शायद देखते हैं क्या हमें वो 4 पार्ट जल्दी से याद भी हो जाएँ, फिर जब हम पहले ये समझ लेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटी होती क्या है। तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी होती है, जो लायबिलिटी आपको 1 साल या उसके बाद पे करनी है, मतलब कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल या उसके बाद आपको पे करनी है। मतलब अभी एकदम से रिसेंट में नहीं पे करनी, लंबे टाइम की लायबिलिटी, आप सीधा समझो लंबे टाइम की लायबिलिटी जो हमें काफ़ी आगे चल के पे करनी है। अभी 1 साल के अंदर तो पे नहीं करनी है हमें, ठीक है? तो अब ज़रा समझते हैं कि इस नॉन करंट लायबिलिटी में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, ज़रा समझते हैं 4 चीज़ें। तो पहली चीज़ मैं लिख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब क्या हो गया? जो लंबे टाइम के लोन ले रखे हैं, बोरोइंग्स मतलब क्या होता है? लोन वगैरह जो हमने ले रखा है उधार। तो लंबे टाइम के जो उधार ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसमें आ गई? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी समझ आ गया? जो 1 साल से लंबे टाइम की जो लायबिलिटीज़ है हमारी। तो उसमें सबसे पहला आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब जो हमने लोन ले रखे हैं, या मुझे बताना ज़रा, क्या डिबेंचर्स भी इसमें आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? क्योंकि डिबेंचर भी एक तरीके की लायबिलिटी होती है और वो 1 साल से ज़्यादा लंबी होती है, 5 साल, 10 साल की होती है। तो याद रखना है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स भी आते हैं, या आप जो बैंक से लोन लेते हो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, वो सब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। उसके बाद जो अगला आ गया, सेकंड, वो आपका आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्या होता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये क्या होता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ज़रा समझते हैं इसको। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का आपका मतलब होता है कि कंपनी है, अब जैसे कंपनी है, उसपे क्या लगता है? टैक्स लगता है। जैसे आप लोगों पे भी अगर जैसे आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो क्या होगा? उसपे इनकम टैक्स लगता है ना? ऐसे ही जो है ना, कंपनी जो है उसपे वो भी इनकम अर्न करती है, वो भी प्रॉफिट कमाती है, तो उस कंपनी को क्या देना होता है? उसपे टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो कभी-कभार क्या होता है ना, कंपनी का जैसे 1 साल का टैक्स है, जैसे मान के चलो 1 साल का टैक्स बना 10 करोड़ रुपए, और ना ये बाद में नहीं पे करना होता है, एडवांस में पे करना होता है थोड़ा-थोड़ा, जैसे 3-3 महीने में टैक्स पे करना होता है। क्योंकि इस 1 साल बाद सीधा पे करोगे तो ज़्यादा भारी पड़ेगा, कंपनी को पे करना, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ना आप थोड़ा-थोड़ा करके पे करते रहा करो। वैसे तो आपको 1 साल बाद पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है, क्योंकि प्रॉफिट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो टैक्स पे करेगी कंपनी। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो आपको अंदाज़ा लगने लग जाता है कि भई इस 3 महीने में हमने लगभग इतना कमाया है, आगे अगले 3-4 महीने में इतना कमाएँगे, ऐसे पूरे साल में लगभग हम इतना कमाएँगे। तो हमें एक अंदाज़ा-सा लग जाता है। तो उस अंदाज़े के हिसाब से ना, कंपनी जो है ना, बीच-बीच में एडवांस टैक्स पे करती रहती है। एडवांस टैक्स क्यों कहूँगा इसको? क्योंकि मान के चलो आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में जो कमाया, वो आपको 31 मार्च 2021 को ही तो पता चलेगा। लेकिन आप क्या करोगे, इसका टैक्स जो है ना, वो जून-जुलाई के बाद हल्का-हल्का पे करने लग जाओगे, जिसका प्रॉफिट आपको 31 मार्च 2021 को होने वाला है। क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाता है, भई इतना लगभग मैं प्रॉफिट कमाऊँगा, तो आप क्या करते हो, एडवांस टैक्स पे करने लग जाते हो। तो कभी-कभार क्या होता है, कंपनी जो है ना, मान के चलो उसका 31 मार्च को जो टैक्स बनकर आया, वो आया 10 करोड़ रुपए, और कंपनी ने अभी 8 करोड़ ही पे करा है। तो कंपनी को अब 2 करोड़ और पे करने हैं, टैक्स जो पे करना है कंपनी को अभी भी, तो वो होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कि भई अभी भी 2 लाख रुपए देने हैं कंपनी ने गवर्नमेंट को। तो इसलिए ये हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आप देखना, ये डेफर्ड टैक्स एसेट भी आएगा, जब हम एसेट वाली साइड करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या पता कंपनी को लगा था कि हमने 8 करोड़ पे कर दिए हैं, और एक्चुअल में 31 मार्च के बाद जो हमारा टैक्स बनता था, वो मान के चलो बना 5 करोड़ रुपए। तो हमने दे कितना दिया गवर्नमेंट को? 8 करोड़ रुपए। अब गवर्नमेंट से हमें 3 करोड़ रुपए लेने हैं, तो वो क्या हो गया? डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगा, क्योंकि हमने लेने हैं गवर्नमेंट से। बात समझ गए? अगर कम टैक्स पे करा है, अभी और देना है, तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा। अगर हमने ज़्यादा टैक्स दे दिया, बाद में पता चला कम बना है, तो फिर हमें वो गवर्नमेंट से वापस लेना है, तो वो एसेट में आ जाएगा। नाम यही रहेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और वहाँ आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है? ये 2 समझ आ गए। अगला चलते हैं, थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर बहुत आसान है, बिल्कुल याद करने में भी बिल्कुल आसान है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आपको
इसमें ऊपर नहीं आई और वो लॉन्ग टर्म की है, आपको पता चलता है ये तो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी है और ऊपर हमने नहीं लिखी, तो वो यहाँ लिख देंगे, मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है कि इसमें भी वही आ गई ना, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आए, इसमें नहीं आए, वो इसमें आ जाएँगे। तो इसमें भी कोई समझने में दिक्कत नहीं है। और लास्ट जो है वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब क्या हो गया? आपको पता है ना, कंपनी या जो आप भी आपने 11th में भी पढ़ा था, तो आप बनाते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसे प्रोविजन बनते हैं। तो वो प्रोविजन जो है ना, वो यहाँ आते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजन बनाया, आपको पता है सबको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और ये सब क्या होते हैं प्रोविजन, वो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बस मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म बड़े टाइम के प्रोविजन बनाए हैं, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएँगे, जो बड़े टाइम के बनाए हैं। ठीक है? मेरे ख्याल ये दूसरा हेड भी क्लियर हो गया, इनको याद करना भी बहुत आसान है। इस एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया क्योंकि नॉन करंट है तो लॉन्ग टर्म हो गया, एक डेफर्ड टैक्स हो गया, एक अदर लॉन्ग टर्म हो गया और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। तो देख लो लॉन्ग टर्म वाले तो आ रहे हैं, इसमें 3 तो लॉन्ग टर्म लिखे हैं। तो मेरे ख्याल आपको याद रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हमारा तीसरा और लास्ट जो हेड है, उसका नाम लिखने जा रहा हूँ मैं और फिर हमारी लायबिलिटी हो जाएगी साइड खत्म। ये आ जाएगा करंट लायबिलिटी, ये आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में भी ना वही 4 आएँगे। जैसे नॉन करंट में आए हैं ना 4, ऐसे करंट लायबिलिटी में भी 4 आएँगे, पर पहले समझ लेते हैं करंट लायबिलिटी होती क्या है? मेरे को लगता है कि आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि करंट लायबिलिटी होती क्या है। करंट लायबिलिटी का मतलब हो गया, जो लायबिलिटी हमें 1 साल से कम टाइम में पे करनी है। जो हमें 1 साल के अंदर-अंदर लायबिलिटी पे करनी है, दैट इज़ करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में देखो 4 क्या-क्या आएँगे और आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान था। ऊपर वाले से देख के बन गए नीचे वाले भी। तो देखते हैं ज़रा कि ऊपर वाले से देख के नीचे वाले कैसे बन जाएँगे। सिर्फ़ एक में अंतर है, बाकी सारे सेम है। ऊपर क्या लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ क्या आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है जी? मतलब ऐसे लोन जो हमने 1 साल के अंदर पे करने हैं, तो वो हो गए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दूसरा यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, तो यहाँ डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं ज़रा समझते हैं, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स में 2 चीज़ें आती हैं, वो लिख रहा हूँ मैं। आपको पता है ना जो आपके जनरली क्रेडिटर्स होते हैं, 1 साल के अंदर-अंदर आपको उनको पैसे देने होते हैं। और बिल्स पेबल आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें जनरली जो बिल बनते थे कितने टाइम के बनते थे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या मैक्सिमम कोई क्वेश्चन आया होगा 5 महीने। तो वो आपको 4-5 महीने के अंदर पे करना होता था, तो 1 साल से कम हो गया, इसलिए ट्रेड पेबल्स आ गए हैं। अब कभी भी आपको इस बुक में, 3rd बुक में कहीं पे भी आपको ट्रेड पेबल्स नाम लिखा आ जाए, तो घबराना मत कि सर ये ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ट्रेड पेबल्स मतलब होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दोनों को मिला के जो होता है, वो होता है ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी? इतना मेरे ख्याल क्लियर हो गया सबको। हाँ जी, अब ट्रेड पेबल्स हो गया, ऊपर वाला ये वाले में चेंज था बस। अब ऊपर वाले में वापस आ जाओ, ऊपर क्या था? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहाँ क्या आ जाएगा? अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या अदर करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो आप। अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटी। ठीक है? तो करंट लायबिलिटी अदर करंट जो यहाँ नहीं आई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, वो यहाँ आ जाएगी। और उससे अगला ऊपर क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहाँ क्या आ जाएँगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी? आपकी करंट लायबिलिटी भी हो गई पूरी और आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला जो पूरा जो 3 हेड थे खत्म। इक्विटी एंड लायबिलिटी खत्म। यहाँ कर देंगे टोटल, यहाँ कर देंगे टोटल इस साल का भी और इस साल का भी। हालाँकि इस साल का तो डेटा आपको बनाने को होगा नहीं, तो ये है। तो यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे, यहाँ इसका टोटल आ जाएगा।
अभी तक जितना मैंने कराया उसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो कि ये शेयर होल्डर फंड में ये 2 चीज़ें क्यों आई, इसमें ये 2 क्यों, इसमें 4 क्यों आई, इसमें क्यों आई? किसी को डाउट है तो वो पहले पूछ लो। है कोई डाउट किसी को? नहीं है कोई डाउट, ठीक है। अब मैं आता हूँ एसेट साइड में। अब मैं आऊँगा एसेट साइड में और एसेट साइड में 2 हेड हैं। जैसे ऊपर 3 आए हैं, यहाँ 2 हेड है और आपकी एसेट साइड भी खत्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले एसेट्स। जैसे वहाँ क्या लिखा था? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखा था, यहाँ लिखेंगे एसेट्स। अब एसेट्स में ना आपके 2 हेड हैं, तो पहला हेड का नाम लिख रहा हूँ मैं। पहले हेड का नाम है नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में ना आपके 5 पार्ट आएँगे। नॉन करंट एसेट में 5 पार्ट आएँगे, 5 कह लो कि सब हेड आएँगे और उनके अंदर भी कुछ हेड हैं किसी में, ज़रा वो समझते हैं, बड़ा आसान है, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। पहले तो समझ लेते हैं नॉन करंट एसेट होती क्या है? नॉन करंट एसेट का मतलब आपको क्या समझ में आता है? ऐसी एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल या उससे ज़्यादा होती है। 1 साल या उससे ज़्यादा जिन एसेट्स की लाइफ होती है, उनको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। तो अब नॉन करंट एसेट में 5 पार्ट हैं, तो सबसे पहला पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ उसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है जी, नॉन करंट एसेट में जो सबसे पहला पार्ट है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट है, वो है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स्ड एसेट के अंदर भी ना इसके 4 पार्ट आ गए। फिक्स्ड एसेट के भी अंदर क्या आ गए, इसके 4 पार्ट आ गए। पहले तो समझो नौ सिर्फ़ 2 हेड हैं, जैसे ऊपर 3 थे ना, ये 3 तक थे, ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ़ 2 हेड हैं। लेकिन उनके अंदर पार्ट्स हैं काफ़ी। तो पहले आप ये समझो नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट में आपका फिक्स्ड एसेट आ गया और फिक्स्ड एसेट के अंदर फिर आपके 4 पार्ट हैं। तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ ए, बी, सी और डी। तो फिक्स्ड एसेट 4 टाइप की कैसे हो सकती है ज़रा समझते हैं। फिक्स्ड एसेट 4 टाइप की कैसे हो सकती है? तो फिक्स्ड एसेट जो सबसे पहली जो हम लिखने जा रहे हैं फिक्स्ड एसेट, उसका नाम है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होती है? जिसको आप देख और छू सकते हो। टेंजिबल एसेट क्या होती है? जिसको आप देख और छू सकते हो। जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आपकी क्या है? टेंजिबल एसेट है। तो ये एक फिक्स्ड एसेट होती है और उसके अंदर टेंजिबल एसेट पार्ट आ गया। और फिर एक होती है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? ज़रा अब ये समझते हैं। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? हर्षिता कह रही है सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। क्या ब्लर आ रही है क्या? ब्लर दिख रही है आप लोगों को भी? क्लियर आ रही है? ठीक है। हर्षिता एक बार आप देखो आपके नेटवर्क में अगर इश्यू ना हो या शायद अब ठीक हो गई होगी। अ, चलो देखो, क्या है इनटेंजिबल एसेट, दूसरी क्या है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है जिसको आप देख और छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, ट्रेडमार्क, ये सब आपकी क्या होती है इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट का पार्ट होती हैं। अब जो तीसरी इसमें मैं लिखने वाला हूँ उसका नाम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये टेंजिबल एसेट से जुड़ा हुआ चीज है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो टेंजिबल एसेट से जुड़ा हुआ वर्ड है। इसका क्या मतलब है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है, जैसे टेंजिबल एसेट में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो किसमें आ गई? टेंजिबल एसेट में आ गई, है ना? लेकिन मान के चलो हमारी कोई कंपनी है और वो बिल्डिंग बनवा रही है और अभी आधी से ज़्यादा बिल्डिंग बन गई है या आधी बिल्डिंग बन गई है। तो मुझे बताओ, क्या वो एक एसेट तो बन गई है ना, चाहे आधी-अधूरी। मान के चलो मैं हम 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनवा रहे हैं और 31 मार्च 2021 तक हमारी 5 फ्लोर या 6 फ्लोर तैयार हो चुके हैं। अभी ऊपर और काम चल रहा है। तो वो जो 5 फ्लोर बन गए हैं, तो क्या वो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, मतलब कि हमारा थोड़ी बहुत एसेट तो बन गई ना वो? कि बिल्कुल बनी नहीं, कि ऐसा है कि आज हम बटन दबाएँगे, बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी और कल सुबह तक बिल्डिंग बन जाएगी। बिल्डिंग 10 फ्लोर की ब बिल्डिंग बनने में क्या पता 6 महीने, 1 साल लग जाए। तो लेकिन बीच में 31 मार्च आ जाएगी, हम बैलेंस शीट बनाएँगे और अगर हमारी बन रही होगी अभी बिल्डिंग, तो वो क्या है? तो वो हमारी एसेट तो है ना, चाहे आधी-अधूरी बनी है। तो वो होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब टेंजिबल एसेट
टेंजिबल एसेट का आधा-अधूरा पार्ट है ये, कि अभी टेंजिबल एसेट पूरी नहीं बनी है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आई होप सबको क्लियर होगा कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आता है चौथा, हम लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। ये इस इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। मतलब अभी कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो अभी पूरी नहीं बनी, अभी उस पे काम चल रहा है। जैसे हमारी कंपनी मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, अभी सॉफ्टवेयर पूरा नहीं बना है लेकिन हाँ, लगभग बनने के करीब है। तो उस सॉफ्टवेयर की कुछ तो कीमत होगी ना, अगर मैं उसको आज भी बेच रहा हूँ, कुछ तो कीमत होगी ना उसकी। तो वो मेरी एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है, जिस पे काम चल रहा है। जैसे ये बिल्डिंग था ना, ये तो लेकिन टेंजिबल एसेट का पार्ट था, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हाँ, अभी वो इंटेंजिबल एसेट पे काम चल रहा है लेकिन हाँ, मेरे जितनी वो बन गई है, उतनी तो मेरी वो एसेट हो गई है ना। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट में ये 4 पार्ट आते हैं। आई होप आपको ये 4 पार्ट क्लियर हों फिक्स्ड एसेट के। ठीक है जी? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम आगे देखते हैं। अभी मैंने क्या कहा था, नॉन करंट एसेट में हमारे 5 हेड हैं, अभी तो 1 ही आया है। ये तो पहले के 4 पार्ट थे। अब हम वापस चलते हैं कि नॉन करंट एसेट के जो 5 पार्ट हैं, अभी उसमें हमने पहला ही पार्ट लिखा है। अब हम दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं। फिक्स्ड एसेट लिख दिया था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो है हम उसका नाम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारी कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है। मान के चलो हमारी कंपनी ने 5 साल की एफडी करा दी, फिक्स्ड डिपॉज़िट करा दिया बैंक में 5 साल का। तो क्या वो एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई? 1 साल से ज़्यादा लंबी इन्वेस्टमेंट करा दी, तो वो हमारी किसमें आ जाएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। बैंक में एफडी करा दी या कहीं और हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से ज़्यादा है। मान के चलो हम जैसे कंपनी है, हमने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, हमने किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, तो क्या वो हमारे लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई? क्योंकि हमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे तो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वहाँ पे, हमें 10 साल बाद उसके बदले पैसे मिलेंगे, तो वो भी यहीं आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि डिबेंचर जो हमने इन्वेस्ट करे होंगे, वो ऑब्वियसली 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करे होंगे, तो वो भी इसमें आ जाएँगे। अब हम चलते हैं थर्ड पर। नॉन करंट एसेट में थर्ड हमारा आ गया वही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था ऊपर, याद है आपको? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर मैंने कहा था ये एसेट में भी आएगा अगर हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो यहाँ आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है जी? तो ये अब समझाने की जरूरत नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। डेफर्ड टैक्स एसेट के बाद जो हमारा अगला आ गया ना, फोर्थ, वो आ गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, कभी भी आपको लिखा हो ना लोन, ऐसे लिखा हो लोन, तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो लोन हमने लिया हुआ है। और कभी लिखा गया लोन्स एंड एडवांसेस, दैट मीन्स कि हमने लोन किसी को दिया हुआ है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे चल के सर कहते हैं सर एग्जाम में लोन एंड एडवांसेस लिखा था तो हमें लगा कि ये लायबिलिटी है। नहीं, अगर आपको साथ में वर्ड आ गया ना लोन एंड एडवांसेस, दैट मीन्स कि वो आपकी एसेट है, आपने किसी को लोन दिया। ऐसा भी तो हो सकता है आप भी किसी को लोन दो, तो आपको तो उससे वापस लेने हैं पैसे, तो वो आपकी क्या हो जाती है? एसेट हो जाती है। वो आपकी क्या हो जाती है? एसेट हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब हो गया कि आपने किसी को लोन दिया हुआ है 1 साल से ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में आ गया। या आपने कहीं पे कोई एडवांस दिया हुआ है। जैसे हम किराए पर घर पे रहने जाते हैं, तो हम वहाँ क्या दे देते हैं? एडवांस दे देते हैं कि ये लो भई, वो कहते हैं, मकान मालिक कहते हैं कि भई क्या नाम है आपका, 10,000 किराया है और 10,000 आपकी सिक्योरिटी, कहते हैं ना सिक्योरिटी रखवाओ। तो हम एक तरीके से एडवांस देते हैं कि सिक्योरिटी हो गई। तो वो इसी में तो आएगी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में। और लास्ट हमारा जो हो गया, जो इनमें कहीं भी नहीं आया, वो आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। मतलब जो इन पाँचों में, चारों में ऊपर नहीं आया, वो इसमें आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट। एक एग्जांपल लेते हैं,
अदर नॉन करंट एसेट का प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट होती है, ठीक है? तो अगर आपने जो है वो 1 साल से ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पे कर दी है, तो वो आपकी किसमें आ जाएगी? अदर नॉन करंट एसेट में, ठीक है जी? मेरे ख्याल ये नॉन करंट एसेट के 5 पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आखिरी हेड की तरफ चलते हैं अपने, जो आखिरी हेड है हमारा 2 नंबर, वो क्या है? करंट एसेट। और करंट एसेट्स में हमारे 6 पार्ट आएँगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। करंट एसेट्स में हमारे 6 पार्ट आएँगे। वो 6 पार्ट अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और देखना कि कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं एक-एक करके उसको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा था? नॉन करे फिक्स्ड एसेट तो शॉर्ट हो ही नहीं सकती। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? पहले ये जान लेते हैं। ऐसी एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम की है। ऐसी एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से कम की है। तो फिक्स्ड एसेट्स तो यहाँ आ ही नहीं सकती। फिक्स्ड एसेट तो आपने पढ़ा ही था 11th में कौ क्या होती है? जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स तो यहाँ आने से रहे। दूसरा क्या है? यहाँ क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो हमने कम टाइम के लिए करी हो, 1 साल से। तो वो यहाँ आ जाएगी। करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो हमने 1 साल से कम टाइम के लिए करी हो। कभी-कभार बैंक में हम 3 महीने के लिए भी एफडी करा देते हैं, तो 3 महीने की एफडी तो यहाँ आएगी ना, 1 साल से कम की है। अगला बढ़ते हैं, अगला है हमारा स्टॉक, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टॉक गुड्स क्या होते हैं, तो ये वही इन्वेंटरी है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है ना, तो वही स्टॉक है ये। तो वो भी आपका करंट एसेट ही होता है। अगला आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसे ऊपर आपने ट्रेड पेबल्स पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या-क्या आएगा? बहुत आसान है। ट्रेड पेबल्स मैंने बताया था डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। वेरी गुड। क्योंकि जब ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ रहे थे, वो लायबिलिटी था, तो ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आएगा? डेटर्स और बिल रिसीवेबल आएँगे। तो डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाता है और ये भी हमारे 1 साल से कम के लिए ही होते हैं। अगला जो हमारा चौथा पार्ट आ गया, वो होता है, ये मैंने आपको लिखवाया भी था जब मैं शेयर कैपिटल चैप्टर करा रहा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश तो हमें पता है, कैश मतलब तो सबको ही पता है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कह रहा है कैश और कैश के जैसा। तो कैश और कैश के जैसा क्या होता है? बैंक हो गया, ठीक है? एक आधी चीज़ें और भी आती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एक आधी चीज़ इसमें और क्या आती है। हालाँकि आप ये याद रखो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक ही आता है, तो कैश और बैंक दोनों किसमें आ जाएँगे? इसमें आ जाएँगे। तो आप एक बात देखो, जब आपको वैसे पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा या आगे चल के आप कभी-कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाओ, तो आप यार वहाँ पर मान के चलो कैश भी है और बैंक भी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे यहाँ नोट नंबर डाल देंगे। जो भी नोट नंबर आएगा, जैसे ऊपर से चलते आ रहे होंगे, जो नोट नंबर इसका आएगा वो लिखेंगे और फिर हम नोट्स टू अकाउंट्स में जाएँगे, वहाँ पर कैश का बैलेंस लिख देंगे, बैंक का बैलेंस लिख देंगे, दोनों का जो टोटल आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही सब में करते हैं हम। यहाँ हम सीधा अमाउंट लिखते हैं। जो भी वर्किंग नोट्स है, जो भी हमें कैलकुलेशन दिखानी होती है, वो नोट नंबर डाल देते हैं। उसी तरीके से जैसे आपने वर्किंग नोट सीखे, तो ये वाला जो कॉलम है हमने नोट नंबर का इसलिए तो बनाया है कि कैलकुलेशन यहाँ ना दिखानी पड़े, यहाँ सीधा अमाउंट लिखो। कैलकुलेशन देखनी है तो जो नोट नंबर्स के आगे लिखा है, वो आप वहाँ से देख लो। ठीक है जी? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर 5वें नंबर पे हमारा आएगा, यहाँ क्या था? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। यहाँ क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब क्या हो गया? कि हमने किसी को उधार दिया हुआ है 1 साल से कम के लिए, तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। और यहाँ लास्ट क्या था? अदर नॉन करेंट एसेट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अदर करंट एसेट। ठीक है जी? क्लियर है? ये 6 यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ जाएगा एसेट साइड का टोटल।
और ये वाला टोटल क्या होगा? इक्वल आएँगे क्योंकि वो लायबिलिटी साइड का टोटल है और ये एसेट साइड का टोटल है और ये इक्वल आएँगे, ठीक है ना? तो अभी हमने जो पूरी बैलेंस शीट करी है, इसमें अगर किसी को डाउट है, तो पहले आप वो डाउट पूछ लो।